अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और आज हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। तो बेसिकली ये स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, तो हम कहते हैं व्हेन टू वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम मीडियम हैविंग सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी बट ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन then such type of wave results stationary or standing waves। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। when two waves having same amplitude frequency and traveling in same medium but opposite direction produces a standing wave। यानी स्टैंडिंग वेव हमेशा तब बनती है जब एक मीडियम में दो वेव ट्रेवल कर रही हों अपोजिट डायरेक्शन में और उन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। ये वेव कैसे जनरेट होंगी, तो देखें। सपोज़ करें ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हमने यहाँ से पल्ग किया इस तरीके से। तो अब क्या होगा, जब ये वेव यहाँ पे आएगी तो यहाँ से ये वेव रिफ्लेक्ट होगी। एक वेव ये रिफ्लेक्ट हो रही है और एक वेव यहाँ से दूसरी इंसिडेंट होगी। जब ये दोनों वेव आपस में सुपरपोजिशन करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी, तो वहाँ से एक वेव बनेगी और हम उस वेव को कहेंगे स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। ये आपने देखा होगा कि अगर एक रस्सी है मेरे हाथ में, उसका एक एंड मैंने फिक्स कर दिया, अब दूसरे एंड से मैं जर्क कर रहा हूँ। जब मैं जर्क करूँगा तो एक वेव जनरेट होगी और वो दीवार के साथ स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगी और फिर मैं यहाँ से जर्क कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एक मेरी इंसिडेंट वेव है जो मैं जर्क करने से बना रहा हूँ और दूसरी वेव वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो रिजल्टेंटली हमें एक वेव मिलेगी और हम उस वेव को स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम उसको स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वेव हमें ऐसे नज़र आती है कि वो स्टैंडिंग है, यानी वो इन दो पॉइंट्स के बाहर नहीं जा सकती। वो यहाँ पे ही स्ट्रिंग ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से ही ऑसिलेशन करेगी। हकीकत में वेव वहाँ पे है पर वो वेव इन दो पॉइंट से बाहर नहीं जा सकती, स्पेस में नहीं जा सकती, किसी और जगह पे नहीं जा सकती, इसीलिए उसका नाम रखा गया है स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टैंडिंग वेव्स जब बनती है तो याद रखिएगा, स्टैंडिंग वेव्स में अगर स्टैंडिंग वेव आप देखना चाहते हैं तो स्टैंडिंग वेव्स का शेप कुछ इस तरीके से होता है और स्टैंडिंग वेव में ऐसी पॉइंट्स होती हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। तो याद रखिएगा नोड क्या है, द पॉइंट इन अ स्टैंडिंग वेव वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। ऐसी पॉइंट स्टैंडिंग वेव में जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है उसको नोड कहते हैं। याद रखिएगा फिक्स पॉइंट हमेशा नोड होता है और ये जो नोड होता है यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होता है। 8 नोड प्रेशर इज हाई। ठीक है, लाजमी है अगर मैं यहाँ से रस्सी को जर्क लगाऊंगा तो सारा का सारा प्रेशर कहाँ पे जाके गिरेगा, वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा जहाँ पे वो पॉइंट फिक्स होगी और फिक्स पॉइंट हमेशा जो है वो नोड होती है। तो ये पॉइंट भी लिख लेता हूँ, फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज अ नोड। इसके साथ अब मैं एंटी नोड की डेफिनेशन बताऊंगा। What is antinode? तो हम कहेंगे the point where displacement is maximum. The point in standing wave where displacement is
मैक्सिमम। अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं एंटी नोड, ठीक है। और एंटी नोड पे प्रेशर कम होता है, एट एंटी नोड प्रेशर इज लेस। बात मेरी समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से हम ये बात कहेंगे कि ये जो नोड और एंटी नोड होते हैं, अगर आप स्टैंडिंग वेव में देखें तो स्टैंडिंग वेव में ये जो दो नोड हैं, अगर आप इन दो नोड को केयरफुली देखें तो आपको हाफ ऑफ द वेव नज़र आ रहा है। इसका मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है। द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4। दो कंसेक्यूटिव नोड और दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच में भी फासला सेम होता है, ये एंटी नोड में भी हो सकता है। पर अगर आप एक नोड देखना चाहते हैं, एक एंटी नोड देखना चाहते हैं, तो उनके बीच में फासला लैम्डा बाय 4 होता है। तो ये नोड है, ये एंटी नोड है, इनके बीच में फासला लैम्डा बाय 4 होगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था स्टैंडिंग वेव का। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग। तो अब अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में हम मुख्तलिफ किस्म की स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ मोड्स की स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर सकते हैं। एक मोड ऐसे होगा जिसमें सिर्फ एक लूप बनेगा, एक मोड आप ऐसे देखेंगे जिसमें 2 लूप्स बनेंगे, और एक मोड आप ऐसा देखेंगे जिसमें आपको 3 लूप्स नज़र आएंगे। तो ये हम किस तरीके से करेंगे ये भी हम देखेंगे। देखें, सबसे पहले हम कहते हैं सिंपलेस्ट मोड, या हम कहते हैं फंडामेंटल मोड। और फंडामेंटल मोड जो होता है ये सिंपलेस्ट मोड होता है। इसमें क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को 2 हिस्सों 2 साइड से बांध के, और हम स्ट्रिंग को मिडिल से पल करेंगे। जब हम मिडिल से पल करके इसको रिलीज कर देंगे तो अब ये स्ट्रिंग ऊपर और नीचे वाइब्रेशन करने लगेगी, और इस मोड को हम कहते हैं फंडामेंटल मोड या सिंपलेस्ट मोड। और इस सिंपलेस्ट मोड में हमेशा एक ही लूप बनेगा। और अगर आप यहाँ से वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड करना चाहें तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड करेंगे, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। यहाँ पे सपोज करें वेव की वेलोसिटी v है और वेवलेंथ, तो ये नोड है, ये नोड है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि 2 नोड्स के बीच में फासला कितना होता है, लैम्डा बाय 2। यानी ये जो l है यहाँ पे, L जो यहाँ पे है वो लैम्डा बाय 2 के बराबर है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लैम्डा 2L के बराबर है। तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया, यानी ये सिंपलेस्ट मोड का फार्मूला बन गया है F = V/2L। ये हमारा सिंपलेस्ट मोड था, और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 2L के बराबर होगी। अब हम इसमें एक और मोड क्रिएट करना चाहते हैं, इसका मोड हम चेंज करना चाहते हैं। अब सपोज करें हमने क्या किया है, अब हमने इस स्ट्रिंग को पहले हमने फलक किया था 1/4 से, और अब हम इसको पहले हमने इसको फलक यानी किया था मिडिल से, और अब हम इसको पलक करेंगे 1/4 से। जब हम इसको 1/4 से पलक करेंगे तो अब ये 2 लूप्स में वाइब्रेशन करने लगेंगी, और इसको हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। इसको कहेंगे हम फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो हम यहाँ पे ये जो सिस्टम क्रिएट करेंगे, इस सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो इस सिंपल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। जब हम किसी भी फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी से ऊपर करते हैं तो हम उसको ओवरटोन कहते हैं, ठीक है। अब देखें
तो ये 2 लूप्स में वाइब्रेशन करने लगेगी। अब अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो सेम फार्मूला होगा, पर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नोड, दूसरा नोड और तीसरा नोड, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अब हमारे पास 3 नोड हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस λ/2 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी λ/2 होगा। जब हम λ/2 को λ/2 के साथ जोड़ेंगे तो λ बन जाएगा, यानी इस केस में जो हमारी लेंथ होगी वो लैम्डा के बराबर होगी। तो अब हम लैम्डा की जगह पे एल रख सकते हैं। तो अगर आप इस फार्मूले को और इस फार्मूले को कंपेयर करवाएंगे तो इस मोड में आपकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 2 मल्टीप्लाई भी करूँगा, 2 डिवाइड भी करूँगा तो ये फार्मूला सेम इस फ्रीक्वेंसी का रिपीट हो जाएगा। यानी मैं ऐसे कहूँगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। इस फ्रीक्वेंसी का नाम अगर मैं कह रहा हूँ ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ठीक है। तो फंडामेंटल मोड को मैं फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकता हूँ और फर्स्ट ओवरटोन को मैं सेकंड हार्मोनिक भी कह सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल होगी। हार्मोनिक का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। सपोज करें अगर ये सीरीज है 5, 10, 15, 20, ये आपका है हार्मोनिक सीरीज, ये है आपका फंडामेंटल नंबर, और इससे जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर मिलेगा, इससे जब आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड नंबर। तो इसका मतलब है जब हमने इस फ्रीक्वेंसी के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो ये फ्रीक्वेंसी बन गई फर्स्ट ओवरटोन की, इसीलिए फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी को हम सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगर वेवलेंथ की बात होगी, ये फंडामेंटल है, और अगर आप इस वेवलेंथ को ऐसे भी लिख सकते हैं 2L/2। जब 2L/2 लिखेंगे तो ये 2L जो है ये बेसिकली क्या है, ये फंडामेंटल यानी फर्स्ट हार्मोनिक की वेवलेंथ है। तो आप कहेंगे कि वेवलेंथ जो है वो आपकी कम होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती जाएगी। अब सपोज करें हम एक और मोड क्रिएट करना चाहते हैं, अब हम फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये हमारी दूसरी कोशिश है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की, तो इसको कहते हैं सेकंड ओवरटोन। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने पल कहाँ से किया था, तो हमने किया था 1/4 से, और यहाँ पे हमने किया था हाफ से यानी मिडिल से। अब हम करेंगे 1/6 से। जब हम 1/6 से पल करेंगे तो अब ये 3 लूप्स में वाइब्रेशन करने लगेगी। तो अब हम इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा V/λ, और यहाँ पे लैम्डा क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक λ/2, 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 तो ये हो जाएगा 3λ/2, ये L है। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 2L/3, यानी वेवलेंथ का फार्मूला बन गया 2L/3, और यहाँ पे अगर आप 2L/3 रखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा 3V/2L। इसका मतलब है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल के 3 टाइम्स ऊपर होगी, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो है वो थर्ड हार्मोनिक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स ऊपर है। और इसकी जो वेवलेंथ होगी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये λ1, क्योंकि 2L λ1 के बराबर है, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 3 कहूँगा। तो जैसे ही हम हार्मोनिक्स बढ़ाते जाएंगे, ओवरटोन्स बढ़ाते जाएंगे, तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ कम होती जाएगी। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ n-1 ओवरटोन, अगर मैं n-1 ओवरटोन कहूँगा तो इसका मतलब होगा nth हार्मोनिक की बात हो रही है। देखें, जब आपका फर्स्ट ओवरटोन था तो सेकंड हार्मोनिक था, जब आपका सेकंड ओवरटोन है तो थर्ड हार्मोनिक है, यानी हार्मोनिक ओवरटोन से 1 नंबर एडवांस है। तो इसीलिए अगर आपका n-1 ओवरटोन होगा तो इसका मतलब होगा nth हार्मोनिक होगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जब हम सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे थे तो हमने फंडामेंटल से 2 मल्टीप्लाई किया, जब हम थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे थे तो हमने फंडामेंटल से 3 मल्टीप्लाई किया। अगर हम nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे n × f1, और आपको पता है f1 का वैल्यू है V/2L, तो ये जनरल फार्मूला बन गया।
इसी तरीके से अगर आप वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ के लिए हमने क्या किया था, जब हम सेकंड हार्मोनिक की वेवलेंथ फाइंड कर रहे थे तो हमने फंडामेंटल से 2 डिवाइड किया था। जब हम थर्ड हार्मोनिक की फाइंड कर रहे थे तो हमने फंडामेंटल से 3 डिवाइड किया था। अब हम nth हार्मोनिक की वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेवलेंथ को हम n से डिवाइड करेंगे और जनरल फार्मूला होगा 2l डिवाइडेड बाय n। तो ये हमने कुछ फार्मूले पढ़े हैं। अब मैं इस पूरे डिस्कशन को एक टेबल में समराइज करूंगा और वो टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ ओवरटोन, नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ एंटी नोड। तो ये टेबल आप देख लें। अब इस टेबल को हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे। हार्मोनिक हमारा था फर्स्ट, तो लूप भी बने थे एक, और ओवरटोन उस केस में 0 था क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेचुरल थी। और नंबर ऑफ नोड, अगर आप इसमें देखें तो नोड कितने बने थे, नोड बने थे 2 और एंटी नोड बना था 1। जब हमने दूसरा अटेम्प्ट किया था तो वो हार्मोनिक था 2 और लूप्स बने थे 2, और इसको हमने कहा था कि ये फर्स्ट ओवरटोन है। और हमने कहा था नंबर ऑफ नोड, अगर आप इसमें देखें 1 2 3, तो इसमें नोड 3 थे। एंटी नोड, एक एंटी नोड ये, दूसरा एंटी नोड ये, 2 एंटी नोड। इसी तरीके से जब हमने तीसरा अटेम्प्ट किया था, थर्ड हार्मोनिक की जब बात हुई थी, तो नंबर ऑफ लूप्स कितने थे 3, 1 2 3। और इसी तरीके से ओवरटोन कितने थे 2, दूसरी कोशिश थी। और नोड कितने थे 1 2 3 4, और नंबर ऑफ एंटी नोड्स 1 2 3। तो क्या मैं जनरल कह सकता हूँ कि देखें अब 3 3 और 3, तो एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि अगर nth हार्मोनिक होगा तो लूप्स भी nth बनेंगे, और नंबर ऑफ जो एंटी नोड होंगे वो n होंगे। nth हार्मोनिक में n एंटी नोड होंगे, nth हार्मोनिक में n लूप्स बनेंगे। और अगर आप नोड की बात करें तो नोड हमेशा एक नंबर हार्मोनिक से एडवांस है, तो इसमें हम कहेंगे n+1 नोड होंगे। और अगर हम ओवरटोन की बात करें तो ओवरटोन हमेशा हार्मोनिक से एक नंबर कम होगा। थर्ड हार्मोनिक की बात हो रही थी तो हम कह रहे थे दूसरा ओवरटोन है, दूसरे हार्मोनिक की बात हो रही थी तो हम कह रहे थे फर्स्ट ओवरटोन है, तो यहाँ पे होगा n-1 ओवरटोन। तो ये टेबल आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करें। आप इसको नोट करें तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है, हमें लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ये बताता है कि अगर किसी भी मीडियम में बहुत सारी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पॉइंट पे वो सारे डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्रिक सम होगा। This statement is known as the law of superposition. So when two waves having same frequency, same amplitude, traveling in same direction in same medium, then resultant displacement is given by the algebraic sum of
देयर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब सपोज करें एक हमारे पास वेव है y1, दूसरी वेव है हमारे पास, एक वेव है हमारे पास y1, y इज इक्वल टू, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a sin kx माइनस ओमेगा टी, एक वेव ये है, और दूसरी वेव हमारे पास बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है। ठीक है, ये दो वेव्स हमारे पास हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। तो रिजल्टेंट जो वेव बनेगी उसका डिस्प्लेसमेंट हम देंगे अलजेब्रिक सम से y1 प्लस y2 से, और इस स्टेटमेंट को कहते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और हम ऐसे दे सकते हैं, अब सपोज करते हैं कि इनके बीच में दूसरी वेव हम ये कंसीडर कर रहे हैं, और हम सपोज कर रहे हैं कि इनके बीच में एक फेज डिफरेंस है फाई। फेज डिफरेंस का मतलब होता है, देखें ये अगर एक वेव है, एक वेव ये है और ये दूसरी वेव है, तो हम कहेंगे ये जो दोनों वेव्स हैं इनके बीच में फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस इनके बीच में है 180 डिग्री का। फेज डिफरेंस से मुराद होती है कि इन दोनों के डायरेक्शन ऑफ मोशन और पोजीशन में क्या फ़र्क है। तो इन दोनों का जो पोजीशन है वो तो ऑलमोस्ट, ये भी एम्पलीट्यूड पे है, ये भी एम्पलीट्यूड पे है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, पर दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ये ऊपर से नीचे आएगा और ये नीचे से ऊपर जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में फेज जो है वो 180 डिग्री का है। या ऐसे भी हो सकता है, अगर आप सपोज करें ये एक वेव है, अगर आप इसको ऐसे ट्रीट करें, इस तरीके से अगर आप देखें ये एक वेव है, और ये आप अगर देखें तो हम कहेंगे ये दूसरी वेव है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन दो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। तो इस तरीके से ये फेज डिफरेंस होता है, यानी यहाँ पे फेज डिफरेंस 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेव जो होगी, अगर आप उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम ऐसे कहेंगे y1 y2 प्लस 2y1 y2 cos phi, where phi is the phase difference। अब यहाँ पे हम दो तरह की इंटरफेरेंस की बात करेंगे। एक इंटरफेरेंस होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंडिविजुअल से ज़्यादा हो जाए या इंडिविजुअल के डबल हो जाए। यानी आप अगर आपने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाला और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इंडिविजुअल के डबल हो गया। सपोज करें ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में ये दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, एक वेव ये ट्रेवल कर रही है, दूसरी वेव ये ट्रेवल कर रही है। अगर ये दोनों आपस में ट्रेवल कर रही हैं तो ये इंटरफेरेंस करेंगी, और इंटरफेरेंस करने के बाद अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो हम इस इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, when two waves having same amplitude, same frequency, traveling in same direction, in same medium, when two waves having same amplitude, same frequency, traveling in same medium, in same direction, if resultant wave, if amplitude of resultant wave is double, then this interference is called constructive interference। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब हो सकती है जब फेज डिफरेंस 0 का हो, या हम कहेंगे 2 पाई का हो, 4 पाई का हो, या 6 पाई का हो, या n पाई का हो, और यहाँ पे n इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर फेज डिफरेंस
इवन मल्टीपल ऑफ अगर पाई होगा तो हम कहेंगे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड हमेशा रिजल्टेंट वेव का डबल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब हो सकती है, याद रखिएगा, अगर हम कह रहे हैं ये दो वेव्स हैं, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे फॉल करेगा और एक वेव का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे फॉल करेगा। अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट पे फॉल करे या उसका ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ पे फॉल करे तो हम कहेंगे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट ऑफ वन वेव मीट्स विथ crest of other wave, तो this is the condition for constructive interference। इसी तरीके से अगर आप destructive interference की बात करेंगे तो destructive interference क्या है? destructive interference, what is destructive interference? तो हम कहते हैं destructive interference क्या है, तो हम कहते हैं when two waves having same amplitude traveling in same medium in same direction if amplitude of resultant wave is 0, then this interference is called destructive। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, एक वेव दूसरे वेव को कैंसिल कर देगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, मतलब n पाई, और यहाँ पे जो n होगा वो आपका ऑड नंबर होगा, n इज ऑड नंबर। और इसका मतलब ये है, अगर आप इन दो वेव्स को देखें, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, अगर आप देखेंगे इन दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस पाई है तो हम कहेंगे ये दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 होगा। यानी ये कंडीशन क्या है कि एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मीट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रस्ट ऑफ वन वेव मीट्स with the trough of other wave। So this is the condition for the destructive interference। अब लास्ट में हम एक टॉपिक करते हैं और उसका नाम रखते हैं, या उसका नाम है सोनोमीटर। What is सोनोमीटर? तो हम कहते हैं it is an instrument, it is an instrument which is used to verify the laws of transverse wave। यानी सोनोमीटर की मदद से हम ट्रांसफर वेव्स के लॉज को वेरीफाई कर सकते हैं। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि इसकी दूसरी एप्लीकेशन भी है, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक। किसी ट्यूनिंग फोक की हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी ट्यूनिंग फोक की हम जो हैं वो फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, और इसी के साथ हम ट्रांसवर्स वेव्स के लॉज को भी वेरीफाई कर सकते हैं। सोनोमीटर एक वुडन हॉलो साउंड ब्लॉक होता है, इसके अंदर ऐसे होल होते हैं, ठीक है, ये अंदर से बिल्कुल हॉलो होता है। यहाँ पे एक हम पुली लगाते हैं, ये यहाँ पे एक पुली लगती है और यहाँ पे स्ट्रिंग को टाइट किया जाता है। यहाँ पे दो ब्रिजेस होती हैं, ब्रिजेस हमेशा नोड एक्ट करती हैं, और इस स्ट्रिंग को टाइट करके और नीचे हम इसके साथ कोई वेट रख देते हैं। ये वेट इसको टेंशन देगा, यानी इसको टाइट करेगा। अब जैसे कि आप लॉज ऑफ स्ट्रेनिंग या ट्रांसफ़र वेव समझते हैं, आपको पता है जो स्ट्रिंग में वेव क्रिएट होती है उसके पास ट्रांसफ़र नेचर होती है,
और इसकी फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, इसकी जनरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है Fn = NV/2L, जो हमने पढ़ा था स्टैंडिंग वेव्स। अगर आप यहाँ देखेंगे फंडामेंटल की बात करेंगे तो V/2L होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो V/2L, और जो स्ट्रिंग वेव होती है उसकी जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है T/μ पर। T इस स्ट्रिंग का टेंशन है, जो हमने टेंशन इस पे क्रिएट किया हुआ है, और टेंशन हमेशा वेट के बराबर होगा जो वेट हमने यहाँ से हैंग किया है, और म्यू इस स्ट्रिंग की लीनियर डेंसिटी होगी, वेयर म्यू इज द लीनियर डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, और म्यू बराबर होता है मास पर यूनिट लेंथ। इस स्ट्रिंग का मास कितना है और हम उसको डिवाइड कर देंगे लेंथ के साथ। तो लॉज ऑफ स्टैंडिंग वेव्स या लॉज ऑफ ट्रांसफर वेव क्या है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and frequency is directly proportional to tension and frequency is inversely proportional to mu. These are called the laws of sonometer. इसको laws of sonometer भी कहा जाता है। तो अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे स्ट्रिंग की, अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर आप लेंथ को कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे आप गिटार में देखते हैं ना, जैसे गिटार होता है उसमें भी स्ट्रिंग फिक्स की जाती है। अब अगर आप इस यहाँ पे डिस्टर्बेंस, यहाँ पे वेरियस की लगी होती हैं, तो अगर आप यहाँ से डिस्टर्बेंस करेंगे तो आपने लेंथ कम कर दी तो फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, अगर आप यहाँ डिस्टर्बेंस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कुछ और, इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी। बहरहाल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब याद रखिएगा, अगर आप थिन स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, अगर स्ट्रिंग थिन होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, थिन स्ट्रिंग अगर होगी तो म्यू कम होगा, और जितना म्यू कम होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर आप थिक स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, थिक स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो थिक स्ट्रिंग का म्यू ज़्यादा होगा, इसलिए हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी कम होगी। आपने देखा होगा कि गिटार में बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं, एक स्ट्रिंग का डायामीटर कम होता है, दूसरे का थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, तीसरे का उससे और भी ज़्यादा होता है। तो ये जो डायामीटर्स होते हैं, अब देखें, अगर आप गिटार की इस स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे तो आपको जो साउंड मिलेगा, जो टोन मिलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी। अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारा डिस्कशन होता है। तो आज के लेक्चर के लिए मैं समझ रहा हूँ कि ये सारा डिस्कशन बहुत है। अब आप ये नोट करें तो हम कुछ MCQs करते हैं। अच्छा, अब ये कुछ MCQs मैंने लिखे हैं। द पॉइंट इन स्टैंडिंग वेव वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, तो मैंने बताया था इसको नोड कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, तो आपको पता है λ/2 होता है। और न्यूमेरिकल है, अ 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज टाइड बिटवीन टू एंड्स इफ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन 4 लूप्स, फाइंड द वेवलेंथ। 4 लूप्स मतलब ये 4th हार्मोनिक है, और वेवलेंथ फाइंड करने का जनरल फार्मूला ये है, तो ये 2L/4 होगा, लेंथ इसकी 10 है तो ये 5 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अ स्टैंडिंग वेव इज क्रिएटेड इन अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इफ इट इज वाइब्रेटिंग इन 4 लूप्स, फाइंड द फ्रीक्वेंसी इफ स्पीड ऑफ वेव इज 100। तो फ्रीक्वेंसी 4th हार्मोनिक की होगी 4V/2L, तो 4 और वेलोसिटी इसकी 100 है, लेंथ 50 सेंटीमीटर मीन 0.5, तो ये 400, ये 1 होगा तो 400 हो जाएगी। इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग इज टाइड बिटवीन 2 एंड्स एंड थर्ड ओवरटोन इज क्रिएटेड।
तो मैंने बताया था अगर थर्ड ओवरटोन होगा तो उसमें लूप्स 4 होंगे, एंटी नोड्स भी 4 होंगे और नोड्स उसमें 5 होंगे, तो सारे ऑप्शन सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉज ऑफ सोनोमीटर। तो लॉज ऑफ सोनोमीटर हमें बता रहा था कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ऑप्शन डी सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज 0 देन सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, तो हम कहते हैं इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और लास्ट क्वेश्चन देखें आज के लेक्चर का, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, तो 2 पाई, तो फेज डिफरेंस दो वेव का 2 पाई होना चाहिए। इसी तरीके से अब कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे साउंड वेव, तो कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और काशिफ को भी मैं कहूँगा कि ये चैप्टर 8 जो है अपलोड कर दे, तो इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।